हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि अभी हम चैप्टर 2 टर्म्स कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज़ इन सोशलॉजी पढ़ रहे हैं। और इसमें अब तक हम बच्चों परिचय, सामाजिक समूह एवं समाज, प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक समूह, समुदाय एवं समाज अथवा संघ, अंतः समूह एवं बाह्य समूह, संदर्भ समूह, समवयस्क समूह, सामाजिक स्तरीकरण, जाति और वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे परिस्थिति और भूमिका, समाज व सामाजिक नियंत्रण। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं परिस्थिति और भूमिका। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम परिस्थिति का अर्थ जानेंगे, परिस्थिति के बारे में जानेंगे कि परिस्थिति क्या है, परिस्थिति किसे कहते हैं। बच्चों जो हमारे ये समाज है वो सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है जो निरंतर परिवर्तनशील है। इसमें समय समय पर अनेकों परिवर्तन होते रहते हैं। सामाजिक संबंधों के अंतर्गत समाज में हर एक व्यक्ति की एक या अनेक निश्चित स्थितियां होती हैं। और समाज में बच्चों कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो ऊंचे पदों पर आसीन होते हैं, जबकि दूसरे अनेक व्यक्ति की स्थिति उसकी तुलना में निम्न होती है। विभिन्न क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति की स्थिति एक दूसरे से अलग देखने को मिलती है। इस प्रकार बच्चों सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को विभिन्न नियमों और मूल्यों के द्वारा जो पद प्राप्त होता है, समाजशास्त्रीय भाषा में इसी को परिस्थिति कहा जाता है। स्टूडेंट्स परिस्थिति का तात्पर्य पद से होता है और ये पद व्यक्ति अपने प्राणिशास्त्रीय तथा व्यक्तिगत गुणों अथवा सामाजिक सांस्कृतिक नियमों के अंतर्गत प्राप्त करता है। और बच्चों प्रसिद्ध समाजशास्त्री इलियट और मेरिल ने भी कहा है कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। तो इस प्रकार बच्चों परिस्थिति से तात्पर्य सामाजिक स्थिति और इन स्थितियों से जुड़े निश्चित अधिकारों और कर्तव्यों से है। उदाहरण के लिए बच्चों माँ की एक परिस्थिति होती है जिसमें आचरण के कई मानक होते हैं और साथ ही माँ की निश्चित जिम्मेदारियाँ और विशेष अधिकार भी होते हैं। बच्चों एक व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों को ग्रहण करता है। जैसे कोई भी व्यक्ति XYZ है, जब वो स्कूल में पढ़ने जाता है तो वो अपने अध्यापक के लिए एक छात्र है, और जब वो किसी पंसारी की दुकान पर कुछ खरीदने जाता है तो वो उस पंसारी का क्या है, ग्राहक है। जब वो बस से कहीं सफ़र कर रहा है तो वो उस बस चालक के लिए क्या है, यात्री है। और यदि वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो उस डॉक्टर का मरीज है। और अपने सहोदरों में वो किसी का भाई है। इस प्रकार जो व्यक्ति है वो अपने संपूर्ण जीवन में विभिन्न चरणों में अलग अलग परिस्थितियां ग्रहण करता है। जैसे वह एक पुत्र होता है, फिर पिता बनता है, उसके बाद दादा भी बनता है और फिर परदादा। और ये जो क्रम है ना बच्चों, वो इसी प्रकार चलता रहता है और इसी को परिस्थिति क्रम कहते हैं। माय डियर चिल्ड्रन, जो परिस्थिति है बच्चों उसको दो भागों में बांटा गया है। पहली प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति वो होती है जिसे मानव व्यक्ति को उसकी योग्यता व गुणों को ध्यान में रखे बिना ही प्रदान करता है। लिंग, आयु, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताओं, जाति एवं प्रजाति के आधार पर प्राप्त होने वाली जो परिस्थिति है उसको बच्चों क्या कहते हैं, प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। और बच्चों व्यक्ति को समाज में
प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई भी कोशिश नहीं करनी पड़ती, कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता है, बल्कि उसे समाज के नियमों एवं व्यवसायों के अनुसार अपने आप ही उसको वो प्राप्त हो जाती है। जैसा कि उदाहरण के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि एक भारतीय समाज में जो ब्राह्मण है उसकी स्थिति बच्चों बहुत उच्च मानी जाती है, और जब किसी बालक का जन्म ब्राह्मण कुल में होता है तो उसे बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कोशिश के ही उसे ब्राह्मण जाति की परिस्थिति प्राप्त हो जाती है। अब बच्चों दूसरी जो परिस्थिति है वो है अर्जित परिस्थिति। समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर ग्रहण करता है। ये क्या कहलाती हैं? ये अर्जित परिस्थितियां कहलाती हैं। और जो अर्जित परिस्थिति है बच्चों, वो समाज में प्रतिस्पर्धा यानी कि उसमें कंपटीशन पाया जाता है, जैसे शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति, संचय, विवाह, श्रम विभाजन आदि का संबंध बच्चों अर्जित परिस्थिति से ही है। और व्यक्ति की सफलता और असफलता के आधार पर ही बच्चों उसको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो हम सबने परिस्थिति का अर्थ जाना। परिस्थिति, अब हम जानेंगे भूमिका का अर्थ। स्टूडेंट्स, हर एक परिस्थिति से संबंधित एक निश्चित व्यवहार होते हैं जो व्यक्ति को करना पड़ता है, और इन निश्चित व्यवहारों को ही क्या कहते हैं? भूमिका कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि समाज की प्रथाओं, परंपराओं, आदर्श, नियमों और कानून के अनुसार हर एक परिस्थिति से संबंधित कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनकी समाज के द्वारा व्यक्ति से पूरी करने की आशा की जाती है ना? और इसी को परिस्थिति की भूमिका कहते हैं। या फिर बच्चों सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कार्य करने का वह तरीका जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी पद के उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी को निभाता है, और उस पद से संबंधित जो भी उसे विशेष अधिकार या परम अधिकार प्राप्त होते हैं वो उनका आनंद लेता है। उदाहरण के लिए आप एक मध्यम वर्गीय महिला को ले लीजिए जो घर में माँ है, पत्नी है, और अपने कार्यस्थल पर वो एक कुशल व्यवसायिका की भूमिका निभाती है। तो बच्चों, अपने परिस्थिति और भूमिका के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे समाज व सामाजिक नियंत्रण। माय डियर चिल्ड्रन, कोई भी समाज के बिना नियंत्रण के अपना अस्तित्व अधिक देर तक नहीं बनाए रख सकता है। मनुष्य को मनचाहा व्यवहार करने से रोकने और समाज को व्यवस्थित रखने में सामाजिक नियंत्रण का विशेष योगदान होता है। या फिर हम सामान्य शब्दों में बच्चों ये कहें कि हर एक व्यक्ति को समाज में मान्य आदर्शों व प्रतिमानों के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है, और इन्हीं आदर्शों और प्रतिमानों के अनुसार वो व्यवहार और आचरण करने के लिए बाध्य होता है। और बच्चों, ये बाध्यता ही सामाजिक नियंत्रण कहलाती है। कोई भी व्यक्ति कोई भी उद्दंड व्यवहार नहीं कर सकता, मनचाहा व्यवहार नहीं कर सकता। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही जो उद्दंड या उपद्रवी सदस्य होते हैं उन्हें फिर से पुनः राह पर लाने का प्रयास किया जाता है। अब बच्चों पढ़ेंगे समाज के जो विभिन्न क्षेत्र हैं ना, उनमें सामाजिक नियंत्रण के बच्चों भिन्न भिन्न साधन होते हैं, और ये साधन अनौपचारिक या औपचारिक हो सकते हैं। जब नियंत्रण के संहिताबद्ध एवं व्यवस्थित साधन प्रयोग किए जाते हैं तो ये बच्चों ये क्या कहलाते हैं? ये औपचारिक नियंत्रण कहलाता है। शिक्षा है आपका राज्य, कानून,
ये सब क्या है बच्चों? ये सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन माने जाते हैं। और जो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण होते हैं बच्चों, वो व्यक्तिगत, अशासकीय एवं असंहिताबद्ध होते हैं। और बच्चों ये अलिखित भी होते हैं। इनका विकास समाज में धीरे धीरे तथा अपने द्वारा होता है, जैसे कि स्माइलिंग यानी कि मुस्कान, चेहरे बनाना, शारीरिक भाषा, आलोचना, किसी का उपहास करना, हंसी आदि सम्मिलित होते हैं। और परिवार, धर्म, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, नैतिक आदर्श, पुरस्कार इत्यादि जो हैं बच्चों, वो अनौपचारिक नियंत्रण के प्रमुख साधन हैं। प्राथमिक समूह तथा सरल समाजों में बच्चों सामाजिक नियंत्रण के जो अनौपचारिक साधन हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 2 समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका प्रयोग, ये हमारा कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।